हाय स्टूडेंट्स, विज्ञान गणित में आपका स्वागत है। और हम लोग आज 10th की क्लास लेंगे हम, ठीक है। मैं 10th क्लास लेने वाला हूँ। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में देखा था, ठीक है। आज भी हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ को रिवाइज करेंगे कि पिछले क्लास में क्या था, उसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ओम्स लॉ देखते हैं, ठीक है। उस दिन थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, मैंने कल उस दिन बताया था, मतलब इसके पहले वाली वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने बोला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स V इज इक्वल टू RI, जहां पर R क्या था यहाँ पे हमारा, R क्या था, R रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसको हम लोग ओमिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओमिक कांस्टेंट, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ये बात बताते। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी उसी तरीके से हमारा जो वोल्टेज होता है वो भी बढ़ता है। जैसे आप लोग बचपन में कहते थे ना कि जैसे करंट बढ़ जाती है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे लाइट हमारा बहुत ज़्यादा तेज से चलने लगता है, पंखा बहुत ज़्यादा तेज से घूमने लगता है। तो ये किसने बताया था, ये बातें, ये चीज़ें ऑब्जर्व किसने किया था, ये चीज़ें ऑब्जर्व किए थे हमारे ओम जी ने। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये पता चल गया V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इज इक्वल टू का साइन लगता है। ये सबको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी जैसे यहाँ से हटाते हैं तो हमारे पास इज इक्वल टू का साइन लग जाता है, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं वहां पर कोई ना कोई हम लोग कोई ना कोई एक कांस्टेंट वहां पे लगा के छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पे R है, R इज द कांस्टेंट, R इज द ओमिक, बिकॉज ये ओम्स लॉ की वजह से आया इसीलिए ओमिक कांस्टेंट, और R को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो उस दिन बातें यहीं तक हुई थी कि उस दिन मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस के आगे मैं पढ़ाऊंगा, कि यानी कि मैं रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आज हमारा टॉपिक ही होगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहां पे हम हेडिंग दे देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल R से दिखाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। अब देखो, सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले हमें एक डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम होता है रेसिस्टर, ठीक है। ये वो वाला रेजिस्टर नहीं है, ठीक है। यस सर, ये जो अटेंडेंस लिस्ट में लगता है ना रजिस्टर, वो वाला ये रजिस्टर नहीं, ये दूसरा रजिस्टर है। और रजिस्टर मैंने बताया था ना कि एडाप्टर के अंदर में होता है, यानी कि जब आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसमें अंदर में एक एडाप्टर के अंदर में रजिस्टर होता है। तो वो वाला रजिस्टर, इसका जो पिक्टोरियल डायग्राम होता है, पिक्टोरियल डायग्राम का मतलब क्या है कि जो हम लोग कॉपी में या हमारे अपने नोट्स बुक में हम लोग उसको एज अ सिंबल यूज करते हैं। जैसे सेल के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। की के लिए हम ये यूज करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए हम ये यूज करते हैं। बात समझ में आया। इसी तरीके से बल्ब के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं कि नहीं, उसी तरीके से रजिस्टर के सिंबल के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। क्लियर है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है। बात क्लियर है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास दो टर्मिनल है, ये हमारे पास R इसका सिंबल है। तो ये रजिस्टर का हमारे पास एक फिगर है या डायग्राम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायग्राम, इसका जो रियल डायग्राम होता है, देखिए सेल का अपना एक रियल डायग्राम होता है। दिस इज लाइक एज सेल, ये एक टाइप का क्या है, सेल है या बैटरी है। इसी तरीके से हमारे पास इसका भी एक रियल डायग्राम होगा। इसका रियल डायग्राम होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल क्या, अरे रजिस्टर कैसा होता है, ठीक है। 1 मिनट। अरे बच्चों ये देखिए, ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, फोकस ले रहा होगा, ये ग्रीन वाला पार्ट है, यही आपका क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। और ये व्हाइट वाला IC है जिसको सर्किट कहते हैं, ये हमारा कैपेसिटेंस है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये देखिए ऐसे, ये तो मान लीजिए वायर मोड़ दिया गया इसलिए इसमें देखिए कि कलर बाइंडिंग है, ये ऑरेंज होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, सिल्वर होगा, दिख रहा है। हाँ, तो ऐसा ही होता है रजिस्टर जो रियल में होता है,
बात क्लियर है? तो ये हो गया रियल डायग्राम रजिस्टर का, और ये हमारा पिक्टोरियल डायग्राम। ठीक है, रजिस्टर का वर्क क्या होता है हम आपको बता देते हैं। रजिस्टर का वर्क क्या है, रजिस्टर काम कैसे करती है। जैसे हमारे पास ये पूरी कोई सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब है मान लीजिए कि 50 वोल्ट का, ठीक, इसको चाहिए 10 वोल्ट की करंट सपोज करना है, ठीक है, और इस वायर के अंदर में जो करंट आ रही है उसके पास है 50 वोल्ट का करंट। बात समझ में आई? उसके पास कितना है, 50 वोल्ट का करंट है। तो क्या यदि ये नहीं होता तो ये 50 वोल्ट का करंट इस बल्ब में जाता तो बल्ब क्या हो जाता, ब्लास्ट कर जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट हो जाता, बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाता। तो इसी वजह से यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 40 ओम का क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे। यानी यही जो रजिस्टर है, यही वाला जो डिवाइस मैंने अभी दिखाया है, यही एक रजिस्टर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये क्या करेगा ना, ये 50 वोल्ट में से 40 वोल्ट को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा, रोक लेगा। अब भेजेगा कितना, तो भेजेगा 10 वोल्ट, जिससे हमारा बल्ब क्या करे, ग्लो कर जाए। तो रजिस्टर का मेन काम होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करना। अब ये वाला जो है ना, ये जो है ये एक अडाप्टर का पार्ट है, यानी हमारे चार्जर में जो ऊपर की तरफ होती है, ये उसी का एक पार्ट है। तो हमारा जो मोबाइल होता है ना, वो ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेज को सह नहीं पाता है। बात क्लियर? तो उसी में ये रजिस्टर लगाया जाता है कि जब आप उस प्लग को लगाएंगे तो वो करंट चेंज होकर हमारे मोबाइल में जाती है। वहाँ पे तो मान लीजिए AC और DC वाला भी है, लेकिन AC DC आपको पढ़ना नहीं है कि उसमें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए कि डायरेक्ट करंट चाहिए। बात समझ आई? ये सब आपके 12th में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं ना, देखना, बहुत सारी चीज़ें लगी, अलग अलग चीज़ें। ये IC है, फिर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, कैपेसिटेंस है, ये जो गर्म हो जाती है हीट एनर्जी, तो यदि इसमें नहीं लगा होता है वो डिवाइस तो ये बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेजिस्टेंस का मतलब साफ साफ ये है कि रेजिस्टर इज दैट टाइप ऑफ डिवाइस विच कंट्रोल्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक वायर। बात क्लियर है? अब रेजिस्टेंस को ये R इक्वल टू क्या बताए थे हम, R इक्वल टू V अपॉन में I, यही बताया गया था फॉर्मूला। V का मतलब होता है वोल्ट और I का मतलब होता है एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट, यहाँ पे हटा के इसको, जब यहाँ पे है ही तो इसको माइनस होता है ना ऊपर, पर एम्पियर। अब वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, तो वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओम, या इसका यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है ओम। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की SI यूनिट बताइए, तो आप बोलेंगे ओम। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। या इसका ये जो सिंबल है, ये हैड टाइप का होता है, ये सिंबल बना देते हैं। इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा, याद रखिएगा, इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा। क्लियर है? अब बाकी रेजिस्टेंस में हम लोग के पास ये हो गया। अच्छा, एक रेजिस्टेंस, मतलब अब यहाँ पर बात होती है कि रेजिस्टेंस जो हमारे वायर में लगता है, यानी कि रेजिस्टेंस का सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करना, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करना, यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है तो। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा ओम से नापा जाता है, जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 10 ओम का हो गया, 20 ओम का हो गया। ठीक है, जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वहाँ पर उतने ओम का हम लोग को रजिस्टर वहाँ लगाना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टरों पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे, ये सब कुछ आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको PDF पे, अरे टेलीग्राम चैनल पे वो है नोट्स। फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर। पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। वायर का जो लेंथ होता है वो हमारे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करता है, या फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, यानी उस पर डिपेंड करता है, यानी कि वायर की जो लेंथ होती है वो हमारे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब कैसे करती है देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर, मतलब वो जो इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके नोट्स में, यहाँ पर मैं फॉर्मूले के थ्रू बता रहा हूँ कि
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उसके अंदर पहले से ही उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बात क्लियर है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास कि आप लोग मान लीजिए कि स्कूल जाते होंगे, ठीक है, स्कूल में मान लीजिए आपके पास वो होता है ना स्विच बोर्ड, प्लग, समझ रहे हो ना। यदि स्विच बोर्ड में आप उसमें लगा दिए प्लग और उसका जो वायर है वो आप वायर लेके अपने घर तक आ गए, मतलब रोड पे पूरा फैलाते हुए, मतलब नीचे 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 अपने घर तक आ गए, और घर पे आके उस वायर में आपने होल्डर सेट किया, होल्डर के बाद आपने एक एलईडी लिया, एलईडी सेट किया, और वहां पे स्कूल में किसी को फोन करके बोले कि वो स्विच ऑन कर दो। यदि वहां से वो स्विच ऑन कर दिया तो क्या वो घर पे आपके वो लाइट जलेगी, या जलेगी तो कितना जलेगी? बहुत ही डिम लाइट होगी। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप थिंकिंग कर सकते हैं कि उतनी दूर से यदि वायर आया हुआ है तो घर पे आने के बाद वो लाइट बहुत ही डीम जलेगी, बहुत ही थोड़ा कम जलेगी। बात समझ में आया? उसकी जो लाइट होगी ना वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो जब लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को क्या कर देगी? कंज्यूम कर देगी। एकदम सिंपल सी बात है। यदि आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को कंज्यूम कर देगी। जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था 20 ओम, तो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा वो 20 ओम की करंट को क्या कर देगा? कंज्यूम कर लेगा। तो इसी तरीके से लेंथ यदि आपकी बहुत बड़ी है तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम आएगा, और करंट कम आया था तभी वो लाइट डिम जल रही थी। ये वाला इक्वेशन इसको 1 बना लीजिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है या दूसरा डिपेंडेंसी है कि एरिया ऑफ द वायर। एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? यानी इसका मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। एक वैल्यू यदि डिक्रीजमेंट में जा रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। एक वैल्यू यदि डिक्रीज करेगी तो दूसरी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये बात याद है? यदि आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ए की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज कर रही होगी। बात क्लियर है? इस बात को याद रखिए। इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए एरिया आपकी बड़ी है तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, यदि एरिया ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। बात क्लियर है? इसीलिए मोटे वायर का यूज़ किया जाता है जब भी मान लीजिए आप घर में तो मान लीजिए नॉर्मल वायर्स ही होते हैं। जैसे आप बहुत दूर से जब बिजली आती है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है पावर प्लांट से, तो वो क्या छोटे छोटे वायर से हो सकता है क्या? पॉसिबल तो है नहीं। तो उसमें ज़्यादा करंट की जरूरत होती है, इसलिए उसका एरिया क्या किया जाता है? बड़ा रखा जाता है, ताकि वो बहुत ही आसानी से हमारे तक आ जाए। यदि एरिया ज़्यादा रखा जाएगा तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी? कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। ये अच्छी बात है। अब आप पूछेंगे कि सर घर में छोटे वायर्स क्यों यूज़ किए थे? क्योंकि घर में यदि एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस, क्योंकि घर में हम लोग को ना ये जो इक्विपमेंट्स इसके जलने का डर होता है कि मान लीजिए अचानक में ज़्यादा करंट चला गया तो हो सकता है फैन जल जाए अंदर से उसके कॉइल्स, और हो सकता है एलईडी हो, बल्ब है, या हमारे पास फ्रिज कूलर्स हैं, तो ये सब क्या हो शॉर्ट कर जाए, टीवी है शॉर्ट कर जाए। इस रीज़न की वजह से क्या करते हैं कि घर के जो वायर्स होते हैं उसके एरिया को पतला रखा जाता है। बात क्लियर है? तो एरिया यदि ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तरीके से ये काम करेगा। ठीक। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को यहां पे लिखेंगे फ्रॉम या कंप्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 को क्या करना है? कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट करने के लिए क्या होगा? R इज प्रोपोर्शनल टू R लिख दिए, प्रोपोर्शनल का साइन था प्रोपोर्शनल लिख दिए। अब L ऊपर है, A नीचे है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, बहुत समस्या है। अब यहाँ की प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है? ये सब टर्म हम लोग इसको यदि मिटा दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे ये टर्म देख सकते हैं।
ठीक है, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा था, यहाँ से लिखते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एक, मैं उसका अभी नाम बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, वेयर, ये वाला जो सिंबल है इसको कहते हैं रो या डेंसिटी और ओमिक कांस्टेंट। ठीक है, तीन नाम दिया जाता है, रो इक्वल टू एल बाई ए, आर इक्वल टू एल बाई ए, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिए, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, इज इक्वल टू के बाद प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इज इक्वल टू लगता है, इज इक्वल टू के बाद क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो हर सबका एक एक कांस्टेंट बना हुआ है, तो वो चीज़ हमें पढ़ाया जाता है। तो आर की जगह पे कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, यानी कि आर के फॉर्मूले में तो रो लगाएंगे। इसको क्या कहते हैं, रो, जिसको कहते हैं डेंसिटी। पढ़ा है आपने, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको भी ओमिक कांस्टेंट बोला जाता है क्योंकि ये ओम्स लॉ के अंदर आता है, इसीलिए इसको एक नाम दे देते हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज अ ओमिक कांस्टेंट। और इसका एक रियल नेम होता है, जैसे इसका नाम रेजिस्टेंस था, इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, इसका क्या नाम होता है, रेसिस्टिविटी। बात क्लियर है। तो अब यहां पर देख लेते हैं कि पहले तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब रो की यूनिट निकालनी होगी, यदि रो की यूनिट, जैसे आर की यूनिट निकाले थे उधर, तो इसी तरीके से रो की यदि यूनिट निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, रो इक्वल टू आर का यूनिट क्या होता है, ओम, ए का यूनिट क्या होता है, एरिया है, मीटर स्क्वायर, लेंथ है, लेंथ नापा जाता है किसमें, मीटर में, तो मीटर। अब मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, बचेगा क्या, ओम मीटर। तो रो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। क्लियर है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, और आर की यूनिट क्या थी, ओम। ये पूरा टर्म समझ में आया कि ये कैसे कैसे हुआ है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे एक और टॉपिक आता है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। जैसे ये टॉपिक है ना कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, या वन रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछता है कभी का, मतलब डेफिनेशन पूछ देता है कि व्हाट डू मीन बाय द वन रेजिस्टिविटी। तो याद रखिएगा, वन रेजिस्टिविटी इक्वल टू फॉर्मूले से हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, इस फॉर्मूले से, क्योंकि रो इक्वल टू यही है। यहाँ प्रूफ करेंगे कि व्हेन, या व्हेन बोलेंगे तो इन 1 मीटर एरिया ऑफ wire which length is 1 meter and is providing a 1 ohm, then the resistivity is then the one resistivity is generated। ये भी कह सकते हैं, बनाने के ऊपर अपने ऊपर है कि बनाएंगे कैसे। बनाने का सीधा मतलब ये रहेगा कि जिसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हो, उसकी उस वायर की जो एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर हो और उसका लेंथ 1 मीटर हो, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओम मीटर आएगी। बात क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि रेजिस्टिविटी होती क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे होंगे या अपने मन में सोच रहे होंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो देखो, रेजिस्टिविटी एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। बात क्लियर है। तो जैसे वायर हमारा होता है कॉपर का, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, देयर आर सो मेनी मेटल्स जिसके हम लोग वायर्स बना सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें हम लोग घरों में यूज करते हैं सिर्फ कॉपर वायर। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो कम होता है, यानी वो जल्दी से गर्म नहीं होता है। नहीं तो यदि गर्म, या आप कहीं कहीं देखते हो गर्म हो जाता है, कि भाई जाहिर सी बात है कि ज़्यादा यदि आप करंट दे दिए किसी भी वायर है, वायर यदि मान लीजिए 10 वोल्ट की ही करंट को सह सकता है, आप उसमें 50 वोल्ट का करंट दे रहे हैं तो क्या होगा, जल जाएगा। तो ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला जो रबड़ का होता है वो जल जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि वायर जल गया है। क्लियर है। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, या रेजिस्टिविटी वो फैक्टर है जो किसी भी वायर के मटेरियल को बताती है, ठीक है, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। अब मटेरियल के ऊपर डिपेंड, जैसे चांदी है तो चांदी की रेजिस्टिविटी अलग होगी। क्लियर है। कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो सबकी अब बात पूछा जाता है कि जैसे आप लोग भी जैसे पूछते हैं, या आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर
कौन सा वायर यूज करना चाहिए गुड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पर मैं एक रेंज बताना चाहूंगा 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻8 तक, ये मतलब 8 ओम मीटर तक। ये एक ऐसा रेंज है, इतने से इतने रेंज तक में ये एक ऐसा रेंज है जिसमें हमारा जो वायर होता है उसमें उसकी बर्न होने की संभावना बहुत कम होती है, उसमें उसके शॉर्ट करने की संभावना बहुत कम होती है, बस में इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से फ्लो होते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ी कम होती हैं कि जैसे वो जल्दी से जल्दी बर्न नहीं होगा, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में शॉर्ट नहीं होते हैं या वायर्स आपस में शॉर्ट नहीं होती हैं, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। तो रेजिस्टिविटी का रेंज ये होगा, और इस रेंज के यदि अंदर में किसी वायर का मटेरियल है तो वो गुड वायर या गुड कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग है, इसलिए सिल्वर की रेजिस्टिविटी को या सिल्वर को नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गुड रेजिस्टिविटी में यही आता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी इज दैट टाइप ऑफ फैक्टर विच इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। अब यहाँ पे कहीं कहीं ना किसी किसी बुक में लिखा होगा कि मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो सिंपल सा बात है कि जब मटेरियल पे डिपेंड करेगी तो मटेरियल से ही हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। चांदी जो है मतलब कॉपर और सिल्वर, तो कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है सिल्वर के कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में आती है और सिल्वर यदि इन दोनों के बीच में नहीं आता है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज दैट टाइप ऑफ फैक्टर which is depends on the material of the wire and temperature of the wire। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा, ये रेजिस्टिविटी का एक टर्म है। ये आपका पूरा का पूरा ओम्स लॉ यहाँ पे आके खत्म होता है। ओम्स लॉ सिर्फ ये नहीं है कि V इक्वल टू आई आर, नहीं, ओम्स लॉ लास्टली यहाँ पे आके खत्म होता है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। यहाँ पे आके ओम्स लॉ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब आपके लेवल पे। बाकी अपर लेवल पे थोड़ा और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हैं लोग इसे। ठीक है, बेसिक लेवल यही है, बेसिक लेवल रो इक्वल टू आर ए बाई एल पे खत्म हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, ये यहां तक हो गया, यानी कि ओम्स लॉ इस वीडियो में पूरा खत्म हो गया। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका पूरा डेफिनेशन और उसको जैसे जैसे हम लोग अरेंज करते हैं और जैसे जैसे उसका फॉर्मूला निकालते हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब आपको इसका नोट्स चाहिए होगा, तो नोट्स के लिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में है। यदि टेलीग्राम चैनल यूज़ कर पाओ यहाँ से, मतलब लिंक तो दे दिया मैंने वैसे, यदि हो जाता है तो ठीक ठीक, यदि नहीं हो पा रहा है आपसे, मान लीजिए आप उसको ओपन कर रहे हैं गूगल में जाने के बाद रीलोडिंग बता रहा है, आजकल देख ही रहे हैं नाटक कितना ज़्यादा चल रहा है। तो यदि रीलोड नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम में ऊपर सर्च बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स में जाके विज्ञान कुंज डाल देंगे, जो चैनल का नाम मैं लिखूंगा नहीं, तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, तुम जाके चैनल में देखना, चैनल का जो नाम होगा ना वही जाके डालो तो मिल जाएगा तुम्हें, दोनों PDF मिल जाएगी, फिजिक्स की पूरी PDF मिल जाएगी। तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, एकदम सेम टू सेम यही चीज़ें पढ़ाई जा रही है। बात समझ में आई? तो देखते रहिएगा, इसका नेक्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ